हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 2 डैट इज एसिड बेस एंड सॉल्ट। ये जो है ये एनसीईआरटी का नोट है और एनसीईआरटी जो है वो आपके एग्जामिनेशन के लिए, पर्टिकुलरली बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है और ज़्यादातर क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। ज़्यादातर क्या, लगभग क्वेश्चन जो आते हैं एग्जामिनेशन में वे एनसीईआरटी से ही आते हैं। तो आपको साइड में जो पढ़ रहे हो वो पढ़ते रहो, ठीक है। और उसके लिए आपको क्या करना होगा, एडिशन में क्या डालना होगा, एनसीईआरटी पढ़ना होगा और एनसीईआरटी इस तरीके से पढ़ना होगा जो कि आपके लिए बेनिफिशियल हो एग्जामिनेशन के लिए। आप क्या कर सको, एनसीईआरटी से ज़्यादा मटेरियल को लेकर उससे आप क्या कर सको, स्कोर ला सको एग्जामिनेशन में। तो एनसीईआरटी इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। और आज की क्लास में हम पर्टिकुलरली क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट का एनसीईआरटी का नोट्स पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। ये नोट्स है एनसीईआरटी का। हो सके तो आप क्या करो कि एनसीईआरटी का बुक अपने पास रख लो, ठीक है। जब भी आप इस वीडियो को देखो आपके पास एनसीईआरटी का बुक होना चाहिए, जिसमें आप क्या कर सकते हो, इन सारे लाइन को आप अंडरलाइन कर सकते हो और जिससे क्या पता चल जाएगा कि इस चैप्टर में से ये ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे हमें क्या करना होगा, एग्जामिनेशन से पहले पढ़ के जाना होगा। क्योंकि आपके पास मटेरियल बहुत ज़्यादा हो जाता है और एग्ज़ाम से ठीक एक महीना पहले तो आप कुछ नया तो पढ़ नहीं सकते हो, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए एनसीईआरटी सफिशिएंट है। आपने साल भर जो भी किया उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आपने एनसीईआरटी को लास्ट एक महीने में अच्छी तरह से पढ़ लिया तो आपका जो पेपर 80 मार्क्स का होता है उसमें से 75 मार्क्स कहीं भी नहीं जाने वाले हैं। एटलीस्ट 70 मार्क्स तो आप लेकर ही आ जाओगे एग्जामिनेशन में। तो इसीलिए एनसीईआरटी लास्ट के एक महीने के लिए इतना इम्पॉर्टेंट होता है। आप किसी से भी पूछना कि एनसीईआरटी की इम्पोर्टेंस, वे आपको बताएगा कि एनसीईआरटी की क्या इम्पोर्टेंस है। एनसीईआरटी इतना हमारे लिए ज़रूरत है। और बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए पर्टिकुलरली पूछा जाए तो एनसीईआरटी इज़ द बेस्ट बुक फॉर ऑल सब्जेक्ट फॉर क्लास 10 बोर्ड एग्जामिनेशन। तो कि कोई भी सब्जेक्ट हो, जैसे एसएसटी हो, मैथमेटिक्स हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बिना हमें क्या करना होगा, इस चैप्टर का पूरा एक समरीज निकाल लेना होगा। और ये जो वीडियो है ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 आने वाला है इस चैप्टर का। चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट। अब सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि ये एसिड क्या होता है, ये बेस क्या होता है। सॉल्ट तो हमें पता है कि सॉल्ट हमारे घर में जो नमक है वे सॉल्ट है, लेकिन एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है। एसिड का एग्जाम्पल, आपको लाइव एग्जाम्पल चाहिए तो आपके पास नींबू होगा, आपके घर में नींबू इस्तेमाल होता होगा। आप उसको तोड़ो, उसको काटो, नींबू को काट लो और उसको टेस्ट करो। और जब आप टेस्ट करोगे वे खट्टा लगेगा। और वही प्रॉपर्टी है एसिड का। एसिड कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, खाने में खट्टे होते हैं। जो बेस होते हैं वे कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। खट्टापन और कड़वापन किसकी पहचान है, एसिड का और बेस का पहचान है, ठीक है। एसिड जो होते हैं वे खट्टे होते हैं, सावर इन टेस्ट होते हैं और ये अपना जो कलर जो है वो ब्लू लिटमस में रेड में कन्वर्ट कर लेते हैं। जब आप एसिड को ब्लू लिटमस पे डालोगे तो लिटमस कैसा हो जाएगा, रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। बेस जो होते हैं वे कड़वे होते हैं और ये अपना जो कलर है वे रेड से ब्लू कर लेते हैं, यानी रेड लिटमस पे ब्लू हो जाते हैं। जैसे ही आप बेस को रेड लिटमस पे डालोगे कैसा उसका कलर हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। और लिटमस क्या है, एक नेचुरल इंडिकेटर है जिससे हमें पता चलता है कि ये जो सब्सटेंस है वे एसिड है कि बेस है, ठीक है। दूसरा एक नेचुरल इंडिकेटर है जैसे कि टर्मरिक। टर्मरिक आपके घर में होगा, जैसे कि आप उसको खाने में इस्तेमाल करते हो और भी हर खाना में डाला जाता है। ये भी क्या है, एक नेचुरल इंडिकेटर है जिससे हम पता लगा सकते हैं जो सब्सटेंस है वे एसिड है कि बेस है। उसके बाद आता है सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होता है, जैसे कि मिथाइल ऑरेंज एक सिंथेटिक इंडिकेटर है, फिनोल्फथलीन एक सिंथेटिक इंडिकेटर है और इसका इस्तेमाल हम एसिड और बेस को टेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं।
उसके बाद पॉइंट नंबर 2.1 है अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस। तो हमें क्या करना होगा, एसिड और बेस की केमिकल प्रॉपर्टी को समझना होगा। ठीक है, देखिए ये जो है इसमें आपको समझना, इसमें एक्टिविटी 2.1 निकाल लेना होगा और एक्टिविटी 2.1 को आपको एक बार ध्यान से पढ़ना होगा। ठीक है, आप एक्टिविटी 2.1 को एक बार जरूर पढ़ लेना सिर्फ। ठीक है, उसके बाद देखो इसमें आपको कुछ एसिड और बेसिस दिए गए हैं और इसको पता लगाना है कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। ठीक है, और हमारे पास कौन कौन से इंडिकेटर है, लिटमस पेपर, लिटमस सॉल्यूशन है, रेड लिटमस सॉल्यूशन है और ब्लू लिटमस सॉल्यूशन है, साथ में फिनोफ्थिलीन है और मिथाइल ऑरेंज है। हमको बताना है कि ये जो सब्सटेंस है ये लिटमस पेपर पे, फिनोफ्थिलीन पे, मिथाइल ऑरेंज पे किस तरह का बिहेवियर शो करते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से कंपाउंड दिए गए हैं, जैसे कि पहला कंपाउंड है आपका HCl, इसका जो नेम है वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो नेम में लग रहा है HCl यानी एसिड है। तो एसिड जो होता है वो रेड लिटमस पेपर पे कुछ भी शो नहीं करता है और ये ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को क्या कर देगा, रेड में कन्वर्ट कर देगा और फिनोफ्थिलीन में ये कलरलेस होता है और मिथाइल ऑरेंज में पिंकिश रेड होता है। तो देखो जो भी एसिड होगा इन सारे में से, जैसे कि HCl हुआ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 हुआ सल्फ्यूरिक एसिड, उसके बाद हुआ HNO3 नाइट्रिक एसिड, उसके बाद CH3COOH एसिटिक एसिड, उसके बाद NaOH ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ तक देखो ये रेड लिटमस पे कुछ शो नहीं कर रहा है। तो ये यहाँ तक क्या है, यहाँ तक आपका है ये जो है ये आपका एसिड है और यहाँ पे देखो ये क्या हो रहा है, रेड में कन्वर्ट हो जा रहा है ब्लू लिटमस पेपर पर, तो ये एसिड है। ठीक है, और फिनोफ्थिलीन में ये यहाँ तक कलरलेस है, तो ये भी एसिड का प्रॉपर्टी है। फिनोफ्थिलीन में जो एसिड होता है वो कलरलेस होता है। उसके बाद मिथाइल ऑरेंज में पिंकिश रेड होता है। ठीक है, उसके बाद NaOH ये देखो ब्लू हो जाता है रेड लिटमस पे। तो ये किसका प्रॉपर्टी हो गया, ये हो गया आपका बेस का प्रॉपर्टी। ब्लू लिटमस पेपर में ये कुछ भी शो नहीं करता है, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन में कुछ भी शो नहीं करता है। ठीक है, और फिनोफ्थिलीन में कैसा होता है, पिंक कलर का हो जाता है। ठीक है, और मिथाइल ऑरेंज में आपका होता है येलो कलर का होता है। तो ये जो सारे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है, बेसिस हैं और इनकी प्रॉपर्टी आप इस तरीके से देख सकते हो। ठीक है, और ये जो सारे इंडिकेटर हैं वे हमें ये बताते हैं कि जो सब्सटेंस है वे एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, देयर आर सम सब्सटेंस हुज ऑर्डर चेंज इन एसिडिक और बेसिक मीडियम। और कुछ ऐसे सब्सटेंस है जो कि स्मेल करते हैं एसिडिक और बेसिक मीडियम में। ऑर्डर मतलब क्या होता है, यानी अनप्लीजेंट स्मेल करते हैं, यानी बहुत बुरा स्मेल करते हैं जब वे एसिड और बेस के कांटेक्ट में जाते हैं। और इन सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहते हैं। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होता है, जैसे कि वनीला हुआ, अनियन हुआ और क्लोव हुआ। वनीला एक टाइप का प्लांट होता है जो कि इस्तेमाल किया जाता है स्वीट फूड में, जैसे कि आपने खाया होगा वनीला आइसक्रीम। अनियन आपके घर में होता ही है, अनियन हम क्या करते हैं उसका सब्जी में इस्तेमाल करते हैं बेसिकली अनियन को। और क्लोव भी क्या है, एक टाइप का प्लांट का प्रोडक्ट है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। और ये जो सारे हैं ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है। और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर वे इंडिकेटर होते हैं जो कि स्मेल को चेंज कर देते हैं, यानी अनप्लीजेंट स्मेल करते हैं एसिडिक और बेसिक मीडियम में। इससे हमें पता चलता है कि सब्सटेंस जो है वो एसिडिक है कि बेसिक है। ठीक है, उसके बाद आपको तो हम लोग आ गए हैं एक्टिविटी 2.3 पर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब लेना है। ठीक है, ये टेस्ट ट्यूब है, फिगर पे मत जाना। ठीक है, ये टेस्ट ट्यूब है और इस टेस्ट ट्यूब में आपको क्या डालना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालना है, यानी H2SO4 डालना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से भर देना है। और इसमें आपको क्या करना है, जिंक का टुकड़ा डालना है, जिंक ग्रैनुअल डालना है, जिंक का टुकड़ा डालना है। तो जिंक का टुकड़ा डालोगे इसमें क्या होगा, तो जैसे ही आपने इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जिंक का टुकड़ा डाला तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, जिंक के टुकड़े में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हो जाएगा। और इस गैस को जब हम सोपी सॉल्यूशन से पास करेंगे, आपको क्या लेना है, सोप का सॉल्यूशन ले लेना है और इसको हम क्या करेंगे, सोपी सॉल्यूशन से पास करेंगे, इस गैस को इसमें से पास करेंगे।
तो ये क्या करेगा, इसके सॉप में जो बबल होते हैं इसमें क्या हो जाएंगे, हाइड्रोजन गैस भर जाएंगे। ठीक है, हाइड्रोजन गैस भर जाएंगे। और जैसे ही इसके पास हम क्या करेंगे, एक कैंडल को लेके जाएंगे। जैसे ही हम इसके पास एक कैंडल को लेकर जाएंगे तो ये जो बबल है, सॉप का बबल, ये कैसा साउंड करेगा, पॉप साउंड करके बर्न करेगा। ठीक है, देखा कि इसमें क्या हो रहा है कि जैसे ही आपने जिंक को H2SO4 में डाला तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जिंक क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया हाइड्रोजन गैस को और क्या फॉर्मेशन कर लिया, ZnSO4 फॉर्मेशन कर लिया। और साथ में क्या आ गया, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गया। ठीक है, हाइड्रोजन गैस बाहर आ गया। तो आप इस एक्टिविटी में यही दिया गया है कि 5 ml आपको एसिड को टेस्ट ट्यूब में लेना है और उसमें आपको क्या करना है, जिंक ग्रैनुअल डालना है। क्वेश्चन है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ जिंक ग्रैनुअल्स। आप क्या ऑब्जर्व करोगे जिंक ग्रैनुअल के सरफेस पे, तो आप क्या करोगे, ऑब्जर्व कि जिंक ग्रैनुअल के सरफेस पे क्या का फॉर्मेशन हो गया, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हो गया है। ठीक है, अब क्या करना है, इस गैस को पास करना है सॉप सॉल्यूशन से। और जैसे ही सॉप सॉल्यूशन में इस गैस को पास करोगे तो जो सॉप का बबल होता है उसमें हाइड्रोजन गैस फिल हो जाएगा और जो सॉप होगा वो कैसा जलेगा, पॉप साउंड करके जलेगा। ठीक, तो आपको क्या करना है, सॉप सॉल्यूशन के नियर आपको एक कैंडल को लेकर जाना है। तो जो हाइड्रोजन होगा वो बर्न करेगा पॉप साउंड जैसा। तो इसी एक्टिविटी को आपको क्या करना है, रिपीट करना है मोर एसिड के द्वारा, जैसे कि HCl HNO3 और CH3COOH के साथ। ठीक है, आप क्या ऑब्जर्व करोगे, क्या जो ऑब्जर्वेशन है वो सेम होगा हर एक केस में। देखो, जो बबल का फॉर्मेशन होगा वो बहुत तेजी से होगा स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में। ठीक है, अब वहीं पे जो बबल का फॉर्मेशन होगा वो स्लो होगा वीक एसिड में क्या होता है, जैसे ही आप जिंक ग्रैनुअल को वीक एसिड में डालोगे तो हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होगा लेकिन बहुत ही स्लो होगा। लेकिन जब आप स्ट्रॉन्ग एसिड में डालोगे तो हाइड्रोजन का जो फॉर्मेशन होगा वो तेजी से होगा। आप इस रिएक्शन में क्या देख सकते हो कि जब आपने मेटल को एसिड में डाला तो क्या कर लिया, द मेटल इन एबव रिएक्शन डिस्प्लेस हाइड्रोजन एटम, यानी हाइड्रोजन एटम को हटा दिया और क्या का फॉर्मेशन कर दिया, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन कर लिया और एक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लिया जिसे सॉल्ट कहा गया। तो एसिड क्या है, यहाँ पे आप देखो, एसिड को जब मेटल में रिएक्ट हुआ तो क्या का फॉर्मेशन किया, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन किया। तो एसिड क्या है यहाँ पे, मान लो ZnSO4 एक एसिड है। ठीक है, और साथ में मेटल क्या है, हमने मेटल लिया था जिंक। तो जिंक क्या करेगा, एसिड क्या है, H2SO4 है, H2SO4 है, सॉरी, यहाँ पे H2SO4 एक एसिड है और जिंक एक मेटल है। तो क्या करेगा कि इसको डिस्प्लेस कर देगा, हाइड्रोजन को निकाल देगा। तो क्या का फॉर्मेशन कर लेगा, ZnSO4 का फॉर्मेशन कर लेगा। और ZnSO4 क्या है, एक ऑर्गेनिक सॉल्ट है और साथ में क्या का फॉर्मेशन कर लेगा, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, तो इस तरह से होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे ही जिंक है, ये जिंक है, ये क्या है, मेटल है, ये क्या है, मेटल है, ध्यान से देखना। और ये H2SO4 में डालोगे, ये क्या है, H2SO4 क्या है, एसिड है। अब ये आपस में रिएक्ट करके क्या फॉर्मेशन करेगा, जिंक क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल देगा। तो क्या का फॉर्मेशन करेगा, ZnSO4 का फॉर्मेशन करेगा। ये क्या है, एक सॉल्ट है, ये ऑर्गेनिक सॉल्ट है, बेसिकली ऑर्गेनिक सॉल्ट है। ठीक है, ऑर्गेनिक सॉल्ट पे मत जाना, सिर्फ सॉल्ट पे आप ध्यान देना। और उसके बाद क्या का फॉर्मेशन कर लेगा, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन कर लेगा, हाइड्रोजन गैस का बाहर निकल जाएगा। तो आप देख सकते हो इसमें क्या का फॉर्मेशन कर रहा है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, और आप जब बेस के साथ यही एक्सपेरिमेंट करोगे तो वही होगा, सोडियम जिंकेट का फॉर्मेशन करेगा। और सोडियम जिंकेट क्या है, ये भी एक सॉल्ट ही है। तो एसिड और बेस, ये क्या है, NaOH एक बेस है। मैंने आपको जब एक्सपेरिमेंट किया था उस समय बताया था कि जब NaOH ये क्या है, एक बेस है। ठीक है, अब आप इसको क्या करोगे, जिंक में डालोगे, जिंक में इसको रिएक्ट करवाओगे तो क्या का फॉर्मेशन करेगा, ZnO2 का फॉर्मेशन करेगा। ये क्या है, सॉलिड है, साथ में H2, यानी ये बेसिकली क्या है, ये एक सॉल्ट है, ये क्या है, सॉल्ट है। ठीक है,
उसके बाद है टॉपिक नंबर 2.1.3 हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड। तो किस तरह से जो मेटल कार्बोनेट होते हैं और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ। अब आपको एक्टिविटी 2.5 में आ जाना है। दो टेस्ट ट्यूब लेना है, टेस्ट ट्यूब ए और टेस्ट ट्यूब बी। टेस्ट ट्यूब ए में डालना है आपको 0.5 ग्राम Na2CO3 और टेस्ट ट्यूब बी में डालना है 0.5 ग्राम NaHCO3 और दोनों में आपको 2 ml डाइल्यूट HCl डालना है। क्या आप ऑब्जर्व करोगे कि CO2 का प्रोडक्शन होगा बोथ केसेस में, बोथ ट्यूब में CO2 का प्रोडक्शन होगा। तो ट्यूब 1 में क्या फॉर्मेशन करेगा, Na2CO3 रिएक्ट करेगा HCl के साथ, फॉर्मेशन करेगा NaCl H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। NaCl क्या है, एक सॉल्ट है, H2O वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अब आप देखो टेस्ट ट्यूब बी में NaHCO3 है, ये रिएक्ट करेगा HCl के साथ, क्या का फॉर्मेशन करेगा, NaCl का फॉर्मेशन करेगा, H2O का फॉर्मेशन करेगा और CO2 का फॉर्मेशन करेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, सेमी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है NaCl H2O CO2, लेकिन यहाँ पे 2 है तो वो बैलेंसिंग के लिए यूज किया गया है। तो आप देख सकते हो दोनों के केस में क्या का फॉर्मेशन, सेम प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है। दोनों केस में कौन सा गैस का प्रोडक्शन हुआ था, CO2 का प्रोडक्शन हुआ था। तो CO2 को आपको क्या करना है, लाइम वाटर से पास करना है, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन से आपको क्या करना है, पास करना होगा। तो जैसे ही आप CO2 को लाइम वाटर से पास करोगे, CaOH का होल ट्वाइस रिएक्ट करेगा CO2 के साथ, फॉर्मेशन करेगा कैल्शियम कार्बोनेट का। ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। रिएक्ट किया किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन किया कैल्शियम कार्बोनेट का। और जब हम एक्सेस अमाउंट में CO2 को पास करेंगे CaCO3 में, यानी कैल्शियम कार्बोनेट में, तो ये वाटर के प्रेजेंस में CO2 रिएक्ट करके क्या फॉर्मेशन करेगा, CaHCO3 का होल ट्वाइस फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। चॉक एंड मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। चॉक और मार्बल क्या है, डिफरेंट फॉर्म है किसके, कैल्शियम कार्बोनेट के। जो चॉक है वो भी कैल्शियम कार्बोनेट है और मार्बल भी क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। मेटल कार्बोनेट स्लैश मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड का मिलकर क्या फॉर्मेशन करेंगे, सॉल्ट का फॉर्मेशन करेंगे, साथ में CO2 का फॉर्मेशन करेंगे और साथ में H2O का फॉर्मेशन करेंगे। उसके बाद टॉपिक नंबर 2.1.4 है हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर। तो एसिड और बेस किस तरह से अपने आप में रिएक्ट करते हैं। इफेक्ट ऑफ बेस इज नलिफाइड बाय एन एसिड एंड वाइस वर्सा। जो जब इफेक्ट ऑफ बेस क्या होता है, एसिड के द्वारा नलिफाई कर दिया जाता है। जब भी बेस है, अगर उसमें हम एसिड को मिला देंगे तो वे क्या होंगे, नलिफाई हो जाएंगे, यानी न्यूट्रल हो जाएंगे। तो जैसे कि NaOH एक बेस है और HCl एक एसिड है, ये मिलकर क्या फॉर्मेशन कर लेंगे, NaCl का फॉर्मेशन कर लेंगे, डेट इज ए सॉल्ट। ये सॉल्ट होता है और साथ में वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। और इस रिएक्शन को, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस गिव अस सॉल्ट एंड वाटर। जो रिएक्शन होता है एसिड और बेस के बीच में, वे क्या का फॉर्मेशन करता है, सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करता है। रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विथ एसिड, ठीक है। तो मेटालिक ऑक्साइड एसिड के साथ किस तरह से रिएक्ट करते हैं, जैसे कि कॉपर ऑक्साइड को हम जब रिएक्ट कराएंगे डाइल्यूट HCl में, HCl क्या एसिड है, तो ये क्या का फॉर्मेशन करेगा, कॉपर टू क्लोराइड का फॉर्मेशन करेगा, डेट इज CuCl2 का फॉर्मेशन करेगा। जैसे कि कॉपर ऑक्साइड को हमने लिख लिया CuO, ये एक क्या है, मेटल ऑक्साइड है, प्लस में एसिड का साथ रिएक्ट करके CuCl2 का फॉर्मेशन कर लिया, डेट इज ये अगेन ये क्या है, सॉल्ट है, साथ में वाटर है। तो जब भी हम क्या करते हैं, मेटालिक ऑक्साइड रिएक्ट करता है एसिड के साथ, तो क्या का फॉर्मेशन करता है, मेटल ऑक्साइड प्लस, यहाँ पे लिख लो, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड इक्वल टू क्या का फॉर्मेशन करेगा, सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड मिलकर सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद है 2.1.6 रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड विथ बेस। तो जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड
बेस से करते हैं तो क्या का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे कि लाइम वाटर है CaOH का होल ट्वाइस, इसको हम क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। ये किससे रिएक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है, तो क्या का फॉर्मेशन करता है, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है प्लस H2O का फॉर्मेशन करता है। तो ये क्या है, लाइम वाटर जो है यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक बेस है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या का फॉर्मेशन करेगा, सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन करेगा। CaCO3 एक सॉल्ट है और साथ में वाटर का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड होते हैं वे कैसे होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं, ठीक है। टॉपिक नंबर 2.2 है व्हाट डू ऑल एसिड एंड ऑल बेस हैव इन कॉमन। तो सारे एसिड और सारे बेस में क्या कॉमन होती हैं, ठीक है। ऑल एसिड जनरेट हाइड्रोजन गैस, जितने भी एसिड होते हैं क्या का फॉर्मेशन करते हैं, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करते हैं। ये आपको याद रखना है, एसिड हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करते हैं। एसिड H आयन यानी हाइड्रोजन प्लस आयन का फॉर्मेशन करते हैं, H आयन, ये क्या होता है, कीटायन होता है। तो जब भी एसिड को आप पानी में डालोगे तो H प्लस आयन के फॉर्म में वे क्या करता है, टूट जाता है, या H3O प्लस आयन के फॉर्म में क्या होता है, टूट जाता है। और एनायन इसके क्या होते हैं, Cl माइनस होते हैं। तो देखो कीटायन जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है और एनायन क्या निगेटिवली चार्ज होता है। जैसे कि Cl माइनस ये क्या है, एनायन है, NO3 माइनस, SO2 माइनस 4, CH3 COOH माइनस, ये सारे क्या है, एनायन है। द केटायन प्रेजेंट इन एसिड इज H प्लस, दिस सजेस्ट दैट एसिड प्रोड्यूस H प्लस आयन। तो जो केटायन प्रेजेंट रहता है एसिड में वे H प्लस रहता है, तो यह बताता है कि जो एसिड रहता है वो उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन आयन की प्रेजेंस रहती है, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टी। और हाइड्रोजन आयन जो होता है वो एसिड का एसिडिक प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। व्हाट हैपन टू एन एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन। तो क्या होता है जब हम एसिड और बेस को वाटर में मिलाते हैं, तो एसीएल क्या है, एक एसिड है प्लस वाटर, यानी एसीएल को जब हम पानी में डालेंगे तो H3O प्लस के फॉर्म में टूट जाएगा, इसको हम कीटायन कहते हैं। साथ में क्लोरीन, इसको हम एनायन कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, देखो H2, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, ये आपस में मिलकर क्या का फॉर्मेशन करेगा, H3, और साथ में ऑक्सीजन भी आ जाएगा इसके साथ। तो ये तीनों मिल जाएंगे तो, और साथ में प्लस हो जाएगा क्योंकि एसिड है, और साथ में Cl बाहर निकल जाएगा एज अ एनायन। ये क्या है, ये कीटायन है, ये क्या है, अनायन है, ठीक है। हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट एलोन। तो हाइड्रोजन आयन वाटर में अकेले, H प्लस आयन जो होता है वो अकेले एग्जिस्ट नहीं करता है, बट दे एग्जिस्ट इन द कंबाइनिंग विथ वाटर मॉलिक्यूल। ये क्या करता है, वाटर के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करके इंक्रीज करता है। जैसे कि मैंने बताया कि वाटर का मॉलिक्यूल क्या है, H2O है, H2O के साथ हाइड्रोजन कंबाइन हो जाता है तो क्या का फॉर्मेशन कर लेगा, H3O का फॉर्मेशन कर देगा, प्लस में हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से एग्जिस्ट करता है वाटर में, ठीक। हाइड्रोजन आयन मस्ट ऑलवेज बी शोन एज H प्लस और हाइड्रोनियम आयन। तो हाइड्रोजन आयन कैसा होता है, H प्लस के फॉर्म में होगा, ठीक है, ऑलवेज होगा, ऑलवेज आपको याद रखना होगा, या तो हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में होगा या H3O प्लस के फॉर्म में होगा। तो ऑलवेज जो हाइड्रोजन आयन कैसा होता है, H प्लस होता है या H3O प्लस होता है, इसके सिवाय किसी भी फॉर्म में प्रेजेंट नहीं रहता। जैसे कि H प्लस साथ में H2O के साथ मिलकर क्या का फॉर्मेशन कर लिया, H3O प्लस का फॉर्मेशन कर लिया। जैसे ही पानी में डाला तो आप क्या देखोगे कि H प्लस में टूटा, ठीक है, पानी में डालोगे एसिड को तो H प्लस में टूटा, और साथ में वाटर है उसके साथ कंबाइन होके H2O के साथ कंबाइन होके क्या का फॉर्मेशन कर लिया, H3O प्लस का फॉर्मेशन कर लिया। और एसिड क्या हमेशा H3O प्लस देता है और H प्लस AQ आयन देता है। और जब हम बेस को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये क्या फॉर्मेशन करता है, OH माइनस का फॉर्मेशन करता है। जैसे कि NaOH एक क्या है, बेस है, इसको जब वाटर में डाला गया तो क्या का फॉर्मेशन कर लिया, Na प्लस प्लस OH माइनस के फॉर्म में ये टूट गया। उसी तरह से KOH, देखो बेस में क्या होता है, OH जरूर आएगा, OH माइनस जरूर आएगा, ठीक है, और माइनस में रहता है। जैसे कि OH तो क्या का फॉर्मेशन किया, K प्लस प्लस OH माइनस, तो ये बेस का पहचान है OH माइनस, ठीक है। उसी तरह से MgOH का होल ट्वाइस, Mg2 प्लस बाहर निकल गया, साथ में OH आ गया। तो बेस जनरेट क्या करता है, OH आयन को जनरेट करता है, ये आपको याद रखना होगा। बेस OH
आयन को जनरेट करता है और एसिड क्या का फॉर्मेशन करता है, H+ आयन का फॉर्मेशन करता है। बेस विच आर सोल्यूबल इन वाटर अल्कली, और जो बेस वाटर में सोल्यूबल होते हैं, कोई भी ऐसा बेस है उसको जब वाटर में डालोगे वे क्या कर लेगा, सोल्यूबल हो जाएगा यानी डिसॉल्व हो जाएगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, अल्कलीज कहते हैं। ठीक है, तो जितने भी बेस होते हैं, सारे बेस जो होते हैं वे वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं। तो अल्कली एक ऐसा बेस होता है जो कि वाटर में डिसॉल्व होता है। ठीक है, और जो अल्कली का क्या प्रॉपर्टी है, सॉपी इन टच। जब आप अल्कली को टच करोगे तो वह कैसा होगा, साबुन की तरह महसूस होगा। और ये बीटर होता है, कड़वा होता है और क्रोसिव होता है। क्रोसिव मीन्स क्या होता है कि इसके पास एक प्रॉपर्टी रहती है कि कोई भी चीज को डिस्ट्रॉय कर दे। ठीक है, जैसे कि आपने एक सॉलिड मटेरियल लिया और उस पर आपने अल्कली को डाल दिया तो वो डिस्ट्रॉय करने की क्षमता होती है। ठीक है, तो ये डेंजरस होता है अल्कली। ठीक है, नेवर टेस्ट और टच देम, तो आपको कभी भी अल्कली को ना ही तो छूना है और ना ही उसको टेस्ट करना है, ये डेंजरस होते हैं। कोरोसिव मतलब डिस्ट्रॉइंग प्रॉपर्टी होती है। विच ऑफ द बेस इन द टेबल्स आर अल्कली, तो ये क्वेश्चन फाइंड करना है। जो आपको टेबल दिया गया है, ये जो टेबल था, इस टेबल में से आपको ये फाइंड करना है, ये होमवर्क है कि कौन सा इनमें से जो बेस है वे क्या है, अल्कली है। तो बेस कहाँ, यहां से लेकर यहां तक क्या थे, बेस थे, और इन्हीं के बीच में हमें क्या करना है, फाइंड करना। ये क्वेश्चन रहा। ऑल एसिड, जितने भी एसिड, देखो ये जो इंपॉर्टेंट है, ये है जो, यही इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसी पर बेस्ड क्वेश्चन आएगा एग्जामिनेशन में। तो जितने भी एसिड होते हैं H+ आयन का फॉर्मेशन करते हैं, और जितने भी बेस होते हैं ये OH- आयन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, एसिड और बेस मिलकर सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे कि HX+ MOH मिलकर MX+ HOH का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, और H+ और OH- क्या हो जाते हैं, H+ करेंगे OH- को, तो ये क्या का फॉर्मेशन कर लेगा, वाटर का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हाउ स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस सॉल्यूशन के बारे में, यहां से लेकर इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आपको क्या करना होगा, इस वीडियो को एक लाइक करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।